हेलो नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार पुनः एक बार अपने रियल रिपोर्टर न्यूज वाले पेज पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और अपने चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज पर भी आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज की सुबह हुई शानदार और लोगों ने बहुत सारी खबरें, बहुत सारी सूचनाएं पाई होंगी जहां से जिस तरह से भी पानी चाहिए उन्हें, लेकिन एक सूचना चित्रकूट से देते हैं। चित्रकूट धाम बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। वहां की जेल में गोलियों की भनभनाहट कहें, तड़तड़ाहट कहें से पूरा जेल प्रशासन ही नहीं, समूचा परिमंडल गूंज उठा। मैटर क्या था? अंशुल दीक्षित उर्फ अंशु, यह एक शार्प शूटर थे जो चित्रकूट धाम वाली जेल में, चित्रकूट जेल में, जिला जेल में बंद थे। आरोप था 2014 में विनोद आर्या नाम के एक सीएमओ की हत्या का। बहुत चर्चित कांड था ये। इतना ही नहीं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से छात्र नेता रहे विनोद, एक और नेता थे विनोद, उनका भी हत्या का आरोप जो है अंशु के सर पे था। इतना ही नहीं, बहुत सारे क्राइम, बहुत सारे क्रिमिनल छवि थी उनकी। और आज सुबह मेराजुद्दीन, मुइन काला और मेराजुद्दीन नाम के क्रिमिनल पर इन्होंने गोलियां बरसाई। गोलियों में मेराजुद्दीन काला और मोइन दोनों ढेर हो गए। लेकिन यह बात दिगर है कि पुलिस ने भी अपना कार्य किया। जब भाई गोलियां चलेंगी तो पुलिस कुछ करेगी ही। पुलिस ने भी अपना कार्य किया और पुलिस ने अंशुल दीक्षित उर्फ अंशु को भी मार डाला। यह घटना बहुत अलग अलग तरह से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दर्शाती है। क्राइम है, क्रिमिनल है, ये तो चलता ही रहेगा और ये कभी न रुका है न रुकेगा। विषय ये आता है, बात ये आती है कि पुलिस ने जब गोरखनाथ मंदिर के पास, आप लोगों को जानकारी शायद हो, गोरखपुर पर क्षेत्र के अगर आप हों तो 10 नंबर बोरिंग एक स्थान आता है, गोरखनाथ मंदिर से थोड़ा आगे है। वहाँ से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था 2014 में अंशु को। उस समय कई एक पुलिस अधिकारी उसकी गोलियों से बाल बाल बचे थे, यानी उसने बाकायदा जवाबी कार्रवाई किया था। और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, बहुत बड़ी ये बात है। लेकिन हम लोग एक विषय से चूक जाते हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि ये जो क्रिमिनल जितने भी हुए, चाहे वो श्री प्रकाश शुक्ला हो, श्रीपत ढाणी हो, राकेश यादव, ब्रह्मा, इस तरह के तमाम नाम, अनगिनत नाम हैं। ये नाम जो होते हैं वो क्राइम की दुनिया में, जरायम की दुनिया में यूं ही विख्यात नहीं हो पाते। उसके पीछे एक लंबी दास्तान होती है, कहानियां होती हैं। ये बात और भी है कि जब कोई क्रिमिनल इस दुनिया से जाता है, मुठभेड़ में मारा जाता है या शूटर के द्वारा मारा जाता है, क्राइम वाले खैर लोहा लोहे को काटता है तो एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को मार देता है। लेकिन आप लोग ये सोचें कि यह जो कुछ होता है उसके पीछे का बैकग्राउंड, बेस क्या होता है। मुझे लगता है कि आप यह सोचने पर विवश हो जाएंगे कि जेल में असलहा कहां से आ गया। अंशु दीक्षित के बारे में यह कहना है कि वो मोबाइल रखता था, जेल में भी मोबाइल रखता था, लोगों से बतियाता था। सोचिए उसकी पहुंच कहां तक थी। यानी जेल प्रशासन के बिना यह परमिशन के क्या संभव है? क्या संभव है कि वहां अंदर असलहा चला जाए? जब वो गिरफ्तार होकर गया होगा तो क्या असलहा उसके साथ गया होगा? ऐसा तो है नहीं। लाइसेंसी असलहा क्या रखा था वो? क्या पुलिस वालों से असलहा छीन कर हमला किया? तमाम तरह की बातें, वारदातें आती हैं। ऐसा नहीं है, पूरी प्लानिंग के साथ असलहा अंदर गया होगा, उसे संरक्षण दिया गया होगा तो वो फोन रखता था और सारी चीजें आसानी से वो कर पाया। अब एक बात आप लोगों को और भी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो राजनीति है ना, राजनेता होते हैं या कोई ये पुलिस अधिकारी होते हैं, इनके मर्जी के बगैर ये सारे चीजें संभव नहीं हो पाती। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि राजनीतिक संरक्षण के बगैर कोई अपराधी पनप ही नहीं सकता है, कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता है। जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनकी कहानी उठाकर देखिए। मान लीजिए कि कोई अपनी सेखी में, कोई अपनी मजबूरी में, चाहे जिस वजह से भी कोई क्राइम किया और फिर अपने बचाव में वह किसी नेता के पास गया। जब वो किसी नेता के पास गया, वहां से मदद मांगा, उससे संरक्षण मांगा, वहां से उसे मदद मिली, कुछ नेता उसको अपने साथ घुमाए, कुछ लोग अपने ही तमाम बंगलों पे, अपने आवासों पे उसे संरक्षण दे दिए, पुलिस से बचा लिए। अब उस एहसान के बदले में वो आभार व्यक्त करते हुए कहता है कि कोई ऑर्डर होगा सर तो हमारे लायक बताइएगा।
नेता के मन में ऑर्डर आता है, नेताओं की वैसे भी अच्छे बुरे हर तरह के लोगों की जरूरत होती है, तो उन लोगों के द्वारा फिर अपने निशानों को टारगेट करवाया जाता है ऐसे क्रिमिनल्स से, ऐसे लोगों से इस तरह की घिनौनी हरकतें और क्राइम करवाए जाते हैं। ऐसे लोग फिर फंसते हुए चले जाते हैं, एक एहसान का बदला चुकाने के लिए दूसरा अपराध, और उस अपराध के बदले में फिर भागम भाग, फिर पुलिस से आंख मिचौली, फिर पुलिस पे प्रेशर कि भैया अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो, कई बार ऐसा भी प्रेशर कि भाई शूट करो, एनकाउंटर करो। अब ऐसे में तमाम तरह के जो सचिन वाजे जैसे क्राइम आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे भी पुलिस वाले, जब पेशेवर पुलिस वाले आ जाएं, जो लोग समाज में क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा, पहले अपना जेब भरे, पहले अपनी व्यवस्था चले। क्राइम यानी शूटर या अपराध को खत्म करने के नाम पर लोगों का प्राइवेट शूटर के रूप में काम करने लगते हैं। तो ऐसे पुलिस वालों के होने से भी बहुत बार नेताओं को, बहुत बार ऐसे लोगों को मौका मिलता है कि अपने दुश्मनों का सफाया किया जाए और पुलिस की गोली से अपने दुश्मनों का नाश करवाया जाए। अपराधियों के बनने और पनपने के पीछे की कहानी एकदम यही सत्य है कि नेतागण पैदा करते हैं अपराधी। पुलिस वाले कई बार बेगुनाहों को अपराधी बनाने में भी शामिल होते हैं। बेगुनाहों को अपराधी बनाने का तात्पर्य क्या है? कई बार ऐसे देखे होंगे कि छोटे मोटे अपराध में कोई व्यक्ति, कोई युवा लॉकअप या जेल की हवा खाया, अब उसे इतना टॉर्चर किया गया, इतना दौड़ाया गया, इतना भगाया गया कि वो छुपने बचने और अपनी सुरक्षा के चक्कर में अपराधी बन गया, कई क्राइम करने लगा। बेरोजगारी आ गई तो अपराध से सुपारी लेकर पैसे कमाने लगा, और जीवन जब शानदार मिल गया जीने को तो और भी जो है मतलब उसके अंदर ऐब आ गए। अब वो प्रायश्चित और समर्पण करने के बजाय अब वो सोचता है कि जब तक जिएंगे तब तक शान से जिएंगे, जब तक जिएंगे तब तक ऐसे ही जिएंगे। अब उसी को वो अपना पेशा बना लिया। नेताओं को जब गले की हड्डी, गले की फांस नजर आने लगी तो वही नेता उनको मरवाने के पीछे जो है ऑर्डर पारित करवा दिए, व्यवस्था बना दिए। बहुत सारी कहानियां हैं, इस तरह के तमाम अंशु पैदा होते रहेंगे समाज में और मिटते रहेंगे। समाज को अपनी दिशा, अपनी परिधि स्वयं तय करनी पड़ेगी। मुइन काला या मेराजुद्दीन ऐसे अपराधी, ऐसे पश्चिम के यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तरफ के ये लोग बड़े खूंखार अपराधी किस्म के लोग थे। इनके ऊपर भी तमाम हत्याओं और फिरौती और तमाम तरह के धाराएं लगी हुई थी। ये लोग जेल में थे और उनको जेल में ही मार दिया और खुद भी मर गया। उसे अंदाजा नहीं रहा होगा शायद कि भाई हमारे ऊपर भी पुलिस अटैक हो जाएगा, पुलिस का कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई हो जाएगी। तो आप लोग चित्रकूट धाम के आईजी जो वहाँ के हैं उन्होंने पुष्टि किया कि हाँ ऐसा हुआ है और इस तरह की घटना घटी है। और ऐसे जो है अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि भाई कैसे वहाँ असलहा पहुँच गया, कैसे उसके हाथ में गन चली गई जिससे कि ये क्राइम को अंजाम दिया गया। तमाम बातें हैं सोचने विचारने के लिए। आप लोग ध्यान देते रहिएगा। खैर अपना जो है ख्याल रखिएगा। लॉकडाउन और कोरोना की एक अलग आपदा चली रही है, ऐसे में अपने बच्चों का, अपने परिजनों का बहुत ध्यान रखना होगा आप सभी को। जय जयकार जारी रहेगी। जल्द ही मुलाकात फिर से होगी। जय हो।